Good morning, students. In this video, I will teach you lesson number 2 of your grammar, subject and predicate. Now, let's start with this and understand what are subjects and what are predicates. Now, in sentence, we name a person or thing and say something about that person or thing. देखो, सेंटेंस जो होता है, वाक्य जो होता है, उसके अंदर हम किसी भी पर्सन या किसी भी चीज़ के बारे में कुछ कहते हैं, ठीक है ना, थिंग एंड से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग, ठीक है ना, उस पर्सन या फिर उस चीज़ के व्यक्ति या फिर उस वस्तु के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है ना, किसी भी सेंटेंस के अंदर, ठीक है, तो वो तो सेंटेंस होता है. द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट इन अ सेंटेंस इज़ द सब्जेक्ट. और देखो, जिस किसी भी पर्सन या जिस किसी भी थिंग के बारे में हम बात करते हैं उस सेंटेंस के अंदर, उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट, मतलब विषय. मुख्य विषय जो होता है वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, किसी भी सेंटेंस के अंदर. नाउ व्हाट वी स्पीक अबाउट द पर्सन और थिंग इन अ सेंटेंस इज नोन एज प्रेडिकेट. और हम उस पर्सन और उस थिंग के बारे में क्या बात करते हैं उस सेंटेंस के अंदर, उस वाक्य के अंदर, उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट, ठीक है. एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. द प्रेडिकेट कंटेन्स अ वर्ब. हाँ, प्रेडिकेट जो होता है उसके साथ में वर्ब भी होती है. द प्रेडिकेट कैन बी अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. प्रेडिकेट एक सिंपल वर्ड भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है. नाउ लेट्स सी दीज एग्जाम्पल्स हियर. सोनाक्षी इज़ वियरिंग अ लवली गाउन. नाउ देखो, सोनाक्षी इज़ वियरिंग अ लवली गाउन, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? सोनाक्षी है, ठीक है. पर्सन कौन है यहाँ पर? सोनाक्षी है. लेकिन सोनाक्षी के बारे में क्या बात हो रही है? जैसे कि ऊपर बताया था, स्पीक अबाउट, ठीक है, उसको हम सब्जेक्ट, मतलब जिसके बारे में हम बात करते हैं, तो बात किसकी हो रही है? सोनाक्षी की. तो सोनाक्षी इज आवर सब्जेक्ट. नाउ व्हाट वी स्पीक, और जो हम बात करते हैं अबाउट अ पर्सन और थिंग, जैसे कि अबाउट सोनाक्षी, व्हाट आर वी टॉकिंग? दैट हर गाउन इज़ वेरी लवली, दैट शी इज़ वियरिंग अ लवली गाउन, कि वो उसने बहुत ही प्यारा गाउन पहना हुआ है. तो दिस इज़ अ प्रेडिकेट, ठीक है. तो अबाउट सोनाक्षी वी आर टॉकिंग दैट शी इज़ वियरिंग अ लवली गाउन. उसी तरह से द बर्ड्स आर चेयरपिंग इन द गार्डन. तो यहाँ पर मेन सब्जेक्ट्स क्या है? बर्ड्स. और बर्ड्स क्या कर रहे हैं? चिरपिंग, चहचहा रहे हैं गार्डन के अंदर, ठीक है. उसी तरह से रिमेंबर, इन सम सेंटेंसेज द सब्जेक्ट डज नॉट कम एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. नाउ इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर बार जो है वो सब्जेक्ट सेंटेंस के स्टार्टिंग के अंदर आए. जैसे कि इन द हार्ट ऑफ अ फॉरेस्ट लिव्ड अ हर्मिट. इन द हार्ट ऑफ अ फॉरेस्ट, कि जंगल के मध्य में, हार्ट ऑफ अ फॉरेस्ट का मतलब होता है इन अ हार्ट ऑफ अ फॉरेस्ट, डीप डाउन इन अ फॉरेस्ट लिव्ड अ हर्मिट. एक हर्मिट, हर्मिट हम किसको कहते हैं? एक साधु, साधु रहता था. तो अब लिव्ड अ हर्मिट, तो ये हर्मिट के बारे में बात हो रही है, तो हर्मिट यहाँ पर सब्जेक्ट है. जैसा कि ऊपर बताया गया कि कुछ सेंटेंस में ऐसा भी होता है, इस सब्जेक्ट जो होता है वो बिगिनिंग में नहीं आता. इट्स नॉट नेसेसरी ऑल द टाइम कि सब्जेक्ट जो है वो बिगिनिंग में ही आए, ठीक है. तो इन द हार्ट ऑफ अ फॉरेस्ट मतलब बात हो रही है हर्मिट की, जो कि जंगल के मध्य में रहता है. तो दिस इज़ अ प्रेडिकेट, ठीक है ना, ये प्रेडिकेट है. नाउ समटाइम्स फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस द ऑर्डर में बी रिवर्स्ड. अभी कभी एम्फेसिस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस. इंपॉर्टेंस के लिए कभी कभी क्या होता है कि ऑर्डर रिवर्स भी हो जाता है. जैसे कि देखो, नमित स्टूड इन अ क्लास, स्टूड इन अ कॉर्नर ऑफ द रूम, मतलब एक रूम के कॉर्नर में खड़ा हुआ है. नमित स्टूड इन अ कॉर्नर ऑफ अ रूम. लेकिन अब इसी को रिवर्स कर दिया, इन अ कॉर्नर ऑफ अ रूम स्टूड नमित, कि रूम के कॉर्नर में नमित खड़ा है. तो ये क्या हुआ कि हमने इसको रिवर्स कर दिया एम्फेसिस देने के लिए. हमने फर्स्ट सेंटेंस के अंदर एम्फेसिस किसको दिया? नमित को दिया, कि नमित खड़ा है रूम के कोने में. लेकिन सेकंड सेंटेंस के अंदर हमने रूम के कोने को नमित से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है. इन अ कॉर्नर ऑफ द रूम स्टूड नमित, कि कहाँ खड़ा है? रूम के कॉर्नर के अंदर, ठीक है. तो एम्फेसिस मतलब जब इंपॉर्टेंस हमको बदलनी होती है तो हम कभी कभी सब्जेक्ट जो है वो चेंज भी हो जाता है, वो फर्स्ट से उसका ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, ठीक है. नाउ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है? सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा यू होता है, बट इट इज़ इम्प्लाइड एंड नॉट स्टेटेड, मतलब वो छुपा हुआ होता है और दिखाया हुआ, मतलब शो नहीं किया हुआ होता है, स्टेटेड नहीं होता है. देखो, स्विच ऑन द फैन, फैन चालू कर दो, तो ये अपन किसी को कह रहे हैं ना, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कोई और है, ठीक है ना, यू. लेकिन वो यू हिडन है यहाँ पर. यू मतलब यहाँ पर स्टेटेड नहीं है, शो नहीं किया हुआ है. तो द सब्जेक्ट यू हैज़ बीन ड्रॉप्ड, ठीक है ना. स्विच ऑन द फैन मतलब हम किसी को कहते हैं ना, शट द डोर, क्लोज द विंडोज़, स्विच ऑन द फैन, ठीक है, टर्न ऑन द फैन.
तो वो किसी और को कह रहे होते हैं, तो सब्जेक्ट इज ऑलवेज यू बट इट इज़ इम्प्लाइड एंड नॉट स्टेटेड। नाउ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जैसा कि आपको पता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है, हिंदी में जिसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह जिसको कहते हैं, लाइक दिस, ठीक है, ये एक्सक्लेमेटरी साइन होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट कैन बी प्लेस टुवर्ड्स द एंड, सब्जेक्ट को है हम एंड में भी प्लेस कर देते हैं, जैसे कि हाउ लवली यू आर लुकिंग। तो अभी यहाँ पर यू इज़ आर सब्जेक्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट, हम किसी की बढ़ाई कर रहे हैं, किसी की तारीफ़ कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हाउ लवली यू आर लुकिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट जो है वो एंड की तरफ प्लेस कर दिया गया, एज यू कैन सी हियर, यहाँ पर सब्जेक्ट यू जो है वो बिगिनिंग में नहीं है, यू आर लुकिंग वेरी लवली ये भी हो सकता है, लेकिन वो क्या हो गया, वो फ्रेज क्लॉज हो गया, यू आर लुकिंग वेरी लवली, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हो गया। लेकिन हमें इसे फ्रेजल वे के अंदर कहना है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर, तो हाउ लवली यू आर लुकिंग, ठीक है ना। नाउ इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट डज नॉट कम एट द बिगिनिंग। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट जो है वो शुरुआत में नहीं आता है, जैसे कि डू यू हैव फेथ इन हिम, तो ये इंटरोगेटिव मतलब डू यू, तो यू इज़ आर सब्जेक्ट, लेकिन ये सब्जेक्ट इंटरोगेटिव में बिगिनिंग में नहीं आता है, ये ध्यान रखना। सो बिगिनिंग में हेल्पिंग वर्ब वी हैव टू पुट लाइक डू, डिड, डज, ठीक है। तो डू यू हैव फेथ इन हिम, द सब्जेक्ट यू कम्स बिटवीन द हेल्पिंग वर्ब एंड द मेन वर्ब। अब जो सब्जेक्ट जो है वो मेन वर्ब यहाँ पर क्या है, डू यू हैव फेथ इन हिम, यहाँ पर मेन वर्ब है हैव और हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू, तो उनके बीच के अंदर यू आया हुआ है। टू फाइंड द सब्जेक्ट इन अ क्वेश्चन or an exclamation. Now look at our next part here. This is our exercise which I will send you later and explain it to you now. So this is page number 8, phrases and clauses. अब हम देखते हैं phrases और clauses क्या होते हैं। Now a phrase is a word, group of words that does not contain a subject and a verb. इस चीज़ को ध्यान रखना। फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके अंदर कोई भी सब्जेक्ट, मतलब किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी चीज़ का नाम, या फिर उसको प्रोनाउन के वे के अंदर ही, शी, इट, दे, वी एक्सेट्रा, कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता या कोई भी वर्ब नहीं होती, एंड डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस ऑन इट्स ओन, और अपने आप में उसका कोई सेंस नहीं होता। ऐसे वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम फ्रेज बोलते हैं, जैसे कि विथ ग्रेट प्लेजर, एट ग्रेट स्पीड। अब आप अगर दोनों एग्जाम्पल्स को थोड़ा ध्यान से देखोगे, बड़े चाव के साथ और तेज रफ्तार पर, एट ग्रेट स्पीड, तो ये दोनों सेंटेंसेस अपने आप में बिना किसी दूसरी वर्ड्स की मदद से अपने आप में एक सेंटेंस नहीं बन पा रहा है, ठीक है ना, कंप्लीट सेंस नहीं बन पा रहा है, मतलब एक कंप्लीट सेंटेंस ये दोनों जो है फ्रेज जो है वो फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ना तो कोई सब्जेक्ट है और ना ही यहाँ पर कोई वर्ब है, एज यू कैन सी हियर। अ फ्रेज कैन बिकम अ सेंटेंस इफ़ वी ऐड सम वर्ड्स टू इट। अगर हम उस फ्रेज के साथ में कुछ वर्ड्स ऐड कर दें तो वो एक सेंटेंस बन जाता है, जैसे कि आप इसी को यहाँ पर देख सकते हो, यू कैन सी हियर, लाइक सालिल विल गो विथ यू विथ ग्रेट प्लेजर। सालिल तुम्हारे साथ जाएगा बड़े चाव के साथ, बड़ी खुशी के साथ। तो अब हमने यहाँ पर कुछ वर्ड्स ऐड किए, तो ये अब इसका सेंस बन रहा है, राइट। नाउ दिस मेक्स अ कंप्लीट सेंस, बट अर्लियर इट वॉज नॉट, बिकॉज इट वॉज जस्ट विथ ग्रेट प्लेजर एट ग्रेट स्पीड। सो in its own it does not make sense, but if we add some words to it, it does make sense. Now also ये सेकंड वाला भी आप देख सकते हो, एट ग्रेट स्पीड के साथ में हमने क्या किया, द कार्स वर रेसिंग एट ग्रेट स्पीड, कार्स जो है वो कार्स की रेस हो रही थी एट ग्रेट स्पीड। सो नाउ दिस बोथ ऑफ दीज सेंटेंसेज आर मेकिंग सेंस, मतलब अब ये इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, अब ये इनका कोई मतलब नज़र आ रहा है हमको, बट अर्लियर नहीं आ रहा था, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स जो होते हैं और ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं जिसमें कोई सब्जेक्ट या वर्ब नहीं होती है और अपने आप में जिनका कोई सेंस नहीं होता, उनको हम फ्रेजेस बोलते हैं। मतलब आप कह सकते हो विदाउट अ सब्जेक्ट और विदाउट अ वर्ब, जैसे कि टिट फॉर टैट, ठीक है। और अगर मैं इसको कहूँ कि अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, नाउ सी दीज आर ऑल्सो फ्रेज बिकॉज देर इज़ नो सब्जेक्ट और नो वर्ब, ठीक है। ये भी फ्रेजेज हैं लेकिन इनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। जैसे कि आप ये देख सकते हो, फैमिली प्लानिंग रियली मीन्स फैमिली वेलफेयर, कि फैमिली प्लानिंग का असल तौर पे फैमिली वेलफेयर से मतलब है। तो ये पर्टिकुलर सेंटेंस क्या हुआ, ये पर्टिकुलर सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, ना ही कोई वर्ब है,
ठीक है, उस सेंटेंस से रिलेटेड, बट इट इज नोन एज फ्रेज. नाउ पोजिशन ऑफ फ्रेजेज. यूजुअली a phrase is placed at the end of the sentences. आमतौर पर जो होता है फ्रेज सेंटेंस के एंड में होता है, जैसे कि देयर इज अ बस स्टॉप नियर द स्कूल. अब आप नियर द स्कूल को अपने आप इमेजिन करो तो अपने आप उसका कोई सेंस नहीं बन रहा, खुद में उसका कोई सेंस नहीं है. नियर द स्कूल का अपने आप कोई सेंस नहीं है, लेकिन उसके साथ में हमने ये वर्ड्स ऐड कर रखे हैं, देयर इज़ अ बस स्टॉप नियर द स्कूल, तो ये देन इट मेक्स सेंस. ऑल्सो इन जून. अब देखो इन जून यहाँ पर क्या है, फ्रेज है, लेकिन इसके साथ में क्या है. अब इन जून से कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको. द वेदर इज़ वेरी हॉट इन जून. ठीक है, तो अब इसका मतलब बन रहा है. तो ये फ्रेजेस जो होते हैं वो यूजुअली प्लेस किए जाते हैं एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. हाउएवर वी मे ऑल्सो प्लेस इट एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंसेस. और हालांकि हम जो है इनको बिगिनिंग में भी प्लेस कर सकते हैं. नियर द स्कूल देयर इज़ अ बस स्टॉप. नाउ जस्ट इमेजिन, ट्राई टू इमेजिन नियर द स्कूल और इन जून. तो बोथ ऑफ देम, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया, इज़ नॉट मेकिंग एनी सेंस ऑन इट्स ओन. बट अगर हम इनको किसी वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ में ऐड कर लेते हैं तो उसका सेंस बन जाता है, राइट. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग, एंड एक्सरसाइजेज विल बी सेंड to you in your group, so do take care of them also, and thank you so much for watching.